हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलती होगी। देखिए, आज हम चलते हैं अपने ग्लोबल करियर पे वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लोबल हिस्ट्री की तरफ। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, आप लोगों से एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग कभी निराश मत होइए। आप लोग बिल्कुल जो है अपने कर्तव्य पे आप लोग ध्यान दीजिए अपने। आप लोग तैयारी करते रहिए और देखिए, इस बार जरूर आप लोग का प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू भी इस बार आप लोग जरूर क्वालिफाई कीजिएगा और देन आप लोग सिलेक्टेड होंगे। अपना कंटेंट पे आप लोग ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए और फैक्ट्स पे आप लोग जो है ना थोड़ा सा उधर एक इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है, यही आपको तीन चार इश्यूज है जो आपको क्वालिफाई करने में मदद करेगा। और कंटेंट देखिए, हम कंटेंट पूरा आप लोग को दे रहे हैं। अब रह गया हमारा लेक्चर देख के सुन के जो है, आप लोग एक बार एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए, टॉपिक को आप देखिए, पढ़िए, आप लोग को मजा भी आएगा पढ़ने में। और हमारे ग्लोबल करियर से आप लोग जुड़िए भी। आप लोग कमेंट कीजिए और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए और साथ दीजिए। आप लोग का सहयोग का हमें जरूरत है और आप लोग के लिए खैर हम तो बैठे ही हैं, आप लोगों के लिए जो सारे टॉपिक को करके ला रहे हैं और आप लोग को दिया जा रहा है। अब थोड़ा सा इनसाइड आप लोग सिर्फ डेवलप कर लीजिए अपना बस, और देखिए फिर आप लोग कैसी जो है ना आप लोगों की काया पलट हो जाएगी। बिल्कुल इनसाइड थोड़ा सा क्लियर होगा तो समझिए कि सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखिए, आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति और फ्रांसीसी फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 से 1799 तक। और जो है इसमें फ्रांसीसी क्रांति का कारण, चलिए चलते हैं और टाइम वेस्ट किए हुए और अपने टॉपिक की तरफ। फ्रांस के इतिहास में की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एक आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 से 1799 तक चली थी। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया और क्रांति के फलस्वरूप राज को गद्दी से हटा दिया, राजा को गद्दी से हटा दिया, मतलब राज से राजा को गद्दी से हटाकर एक गणतंत्र की स्थापना की। खूनी संघर्ष का दौर चला और अंतर नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति में अनेक मूल्यों का पश्चिमी यूरोप तथा उसके बाहर प्रसार हुआ और इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इससे विश्व भर में पूर्ण राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ, मतलब राजाओं का राजपाट जो है ना ह्रास शुरू हुआ और नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र बने। ठीक है, महापरिवर्तनों ने पाश्चात्य सभ्यता को हिलाकर रख दिया। मतलब ये जो क्रांति थी, पाश्चात्य सभ्यता जो थी, पश्चिमी सभ्यता को बिल्कुल यूरोप का जो है ना उथल पुथल कर दिया, वेस्टर्नाइजेशन को बिल्कुल उथल पुथल कर दिया था। क्योंकि उस टाइम में जो है वहां पे फ्रांस के अंदर में काफी विलासतापूर्ण जीवन जीते थे वो राज और कुलीन वर्ग जो थे, समांती वर्ग, जो चर्च के जो पादरी थे वो बिल्कुल अपने करके, और जो मध्य और निम्न वर्ग के लोग थे उनकी दासों वाली व्यवस्था थी। ठीक है, ये क्रांति का और कर का भार इतना बढ़ गया हुआ था कि पूछिए मत करा। वो फ्रांस में जो है ना, जब राजा की एक वहां पे जब मजदूरों ने विद्रोह किया था और रोटी की जब मांग की थी, तो राजा की पत्नी ने वहां पे क्या बोला था कि इनको क्यों नहीं बोलते रोटी नहीं मिल रहा है तो केक खाने के लिए। अब देखिए, ये कोई वक्तव्य और ये कोई तुर तो बनता नहीं है कि जो ऐसे जो है स्टेटमेंट दिया जाए। और उससे वहां की जो है जनता फ्रांस की वो काफी और क्षुब्रुद्ध हो गई और उससे जो है क्रांति के लिए बिगुल बजा दिया, क्योंकि फ्रांस की क्रांति जो थी अमेरिकन क्रांति से प्रेरित थी। क्योंकि फ्रांसीसी सैनिक जो अमेरिकन क्रांति में भाग ले रखे थे और उन्होंने अमेरिका का क्रांति जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिससे प्रेरित होके आके वो जो है ना फ्रांस में भी क्रांति का बिगुल बजाया उन्होंने। ये इम्पोर्टेंट जो लाइन है ये याद रखिएगा लो आप लोग। चलिए आगे की तरफ। महापरिवर्तन ने पाश्चात्य सभ्यता को हिला दिया और उससे फ्रांस की राज क्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। यूरोप यूरोप के जनजीवन को तो अस्त व्यस्त किया ही था, क्रांति ने पूरे विश्व के इतिहास को मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्र की ललक कायम कर दी थी। ठीक है, अब इन्होंने स्वतंत्रता की ललक कायम कर दी
और पूरे देशों के लिए एक संदेश भी दिया कि राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे और इसे यूरोपीय राष्ट्र सहित एशियाई देशों को राजशाह और निष्ठुरता के खिलाफ वातावरण तैयार किया जाए, जिसके कारण क्रांति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्रांति के कारण क्या थे। उसके बाद आगे का टॉपिक आएगा राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियां क्या क्या थी जिसके वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी फ्रांस में। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट की स्थापना कब की गई थी और इनका कार्य क्या था। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक वहां का स्थिति क्या था और सामाजिक वहां का समावेश देखा जाए, सामाजिक परिस्थिति क्या थी। विचारक दार्शनिकों की भूमिका क्या थी वहां तत्कालीन काल में, मतलब जो वहां पे दार्शनिक जो थे उनका योगदान कैसे रहा, पत्र पत्रिका और अपने थॉट्स, अपने विचारों के द्वारा वहां के जो है मध्य और निम्न वर्गों के लिए प्रेरित कैसे किया क्रांति के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे का टॉपिक आ जाएगा क्रांति के प्रमुख चरण कौन कौन से थे। मानव अधिकार की सीमाएं, चर्च पर नियंत्रण। अब चर्च पे नियंत्रण जो है इस क्रांति का जो रूप था वो चर्च पे कैसे जो है नियंत्रण करना चालू कर दिया, पादरियों पे। ठीक है, और नेशनल कन्वेंशन का आतंक का राज। नेशनल कन्वेंशन जब गठन किया गया था तो वहां पे दो गुटों में जो है विभाजित हुआ और उन्होंने आतंक का जो राज अपनाया था उसका अंत कैसे किया गया था, नेशनल कन्वेंशन का कार्य। ठीक है, अब नेशनल कन्वेंशन का कार्य भी क्या था, स्वतंत्रता, बौद्धता के, समानता के नारे का प्रसार दिया गया था। ठीक है, अधिवक्तावादी की शुरुआत कब हुई थी, समाजवाद का मार्ग प्रदर्शन कैसे हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति का प्रातंत्र, प्राकृतिक प्रातंत्र क्या था, क्रांति में मध्यवर्गीय लोगों का स्वरूप क्या था, फ्रांस में क्रांति ही क्यों हुआ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में जो है ना यूपीएससी में बार बार ये टॉपिक पूछ चुका है कि फ्रांस में ही फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी। तो ये आज के टॉपिक रहेगा। चलिए अपना टॉपिक जो है पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, क्रांति के कारण क्या थे, इसमें राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी। ठीक है ना, अब इसमें राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, इसमें फ्रांस में राजतंत्र था, मतलब राज का राजतंत्र था। राजा वहां पे लुई जो था, लुई प्रथम अपने मन ढंग अपने मुताबिक से जो है ना वो राज का संचालन करता था और खुद को देवी शक्ति के रूप में जो है ना अपने अंदर सारे शक्तियों को निष्ठान करके बैठा हुआ था और वो जो बोल देगा, जो कर लगा देगा, जो वहां के जनता पे जिस तरह का वो उसकी शासन चाहेगी, उसकी जो जो राज्य प्रणाली है और जो उसके मंत्री हैं उसी अकॉर्डिंग जो है ना पूरे वहां पे फ्रांस में उसी दिशा से कार्य किया जाएगा। और वहां पे जो है ना डॉक्टर, शिक्षक और जो वहाँ के जो बोला जाए जो कर्मचारी उनका कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। वहां पे चर्चों का जो पादरी थे उनका बहुत महत्व था, जो कुलीन वर्ग थे, जो सामंती वर्ग थे उनका ही बोलबाला था। ठीक है, और करों का जो है फ्रांसीसी लोगों पे करों का जो प्रावधान लगाया जा रहा था, जो टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा था, उससे जनता ऊब चुकी थी और वो एक क्रांति की मांग मांग रही थी। ठीक है, राजनीतिक परिस्थिति, फ्रांस में राजतंत्र था जो राजसौ के देवी सिद्धांत पर आधारित था। इससे राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वेच्छावादी थे। 14वीं लुई के शासनकाल में 1643 से 1715 में निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसने कहा कि राज्य हूँ और मेरे सप्त ही कानून है। वो अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता था। उसने शक्ति का अधिक केंद्रीकरण राजतंत्र के पक्ष में कर दिया था। कूटनीतिक और सैन्य कौशल ने से फ्रांस का विस्तार किया। इस तरह उसने राजतंत्र को गंभीर पेशा बनाया था। 14वें लुई ने जिस समय शासन व्यवस्था को केंद्रीकरण किया था उससे योग्य राजा का होना आवश्यक था, किंतु उसके उत्तराधिकारी 15वीं लुई और 16वीं लुई पूर्णतः अयोग्य थे और लुई 15वें 1715 से 1774 तक अत्यंत निर्बल निरंकुश शासक साबित हुआ। ठीक है, और जो है राजनीतिक परिस्थितियों के अत्यंत विलासी, आदूरदर्शी और निष्क्रिय शासक था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार
युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, इसके बावजूद भी वर्साय का महत्व विलासी का केंद्र बना रहा। उससे कहा गया उस मतलब उसने बोला था कि मेरे बाद प्रलय श्रेणी होगा। और क्रांति का पूर्व संध्या पर 16वीं लुई 1774 से 93 शासक था। वह एक आक्रामक और आयोग मतलब बोला जाए ना आयोग निकुशल किसी लायक नहीं शासक था। उससे भी स्वेच्छाचारित और निरंकुशता का प्रदर्शन किया। उसने कहा कि ये चीज इसलिए कानून है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने मंत्री को त्याग पत्र के समय उसने कहा था कि काश मैं भी त्याग पत्र दे देता। पता उसकी पत्नी मेरी एडिथ का उस पर अत्यधिक प्रभाव था। किसका? उसके जो मंत्री था उसके पत्नी का उस पर ज्यादा प्रभाव था। किस पे? आप लुई 16वें पे। ठीक है, वह फिजूल खर्ची करती थी और उसे आम आदमी की परेशानियों का कोई साक्ष्य नहीं था। लुई 16वीं की जो पत्नी थी वो बहुत भी फिजूल खर्ची थी और फिजूल खर्च करती थी और मतलब फ्रांस की जनता के उसका कोई भी जो है ना परेशानियों का कोई उसको ज्ञान नहीं था, किसी तरीका से उसको कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, एक बार जब लोग जुलूस रोटी के मांग कर रहे थे, मतलब एक बार लोग वहां के लोग जो है जुलूस के करके रोटी की मांग कर रहे थे, तो उसने सलाह दी अपने पति को लुई 16वें को कि उनसे बोलो कि अगर रोटी उपलब्ध नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खाते। अब देखिए यहाँ पे मतलब वो कितनी जो है ना मानसिकता देखिए कैसे वो उसका जो है घटिया और जनता के मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लिए किस तरह की वक्तव्य दे रही है और दिलवा रही है वहां पे। ठीक है, फ्रांस के अंदर अब इस तरह देश की शासन पद्धति, ठीक है, ये पूरी तरीका से जो है ना चौपट नौकरशाही पर मतलब चौपट तो हो ही गई, नौकरशाही पर निर्भर थी। मतलब ये पूरी तरीका से राज पे नहीं था, राजा के हाथ में नहीं था। राजा जो है अपने हाथ में रखा हुआ था मगर सारा नौकरशाही पे विलम्ब कर देता था कि अगर कुछ भी होता था कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ये तो सारा नौकरशाहियों के ऊपर स्थिति है, वो जैसे चाहे वैसे करें और अपने को करके और अपना कानून और अपना जो है ना मनमाना ढंग से लागू करना वहां पे था। जो वासुनगत थी उनकी भर्ती तथा प्रशिक्षण का कोई नियम नहीं था। मतलब नौकरशाहियों को भी भर्ती और उनका प्रशिक्षण का नियम कोई लागू नहीं था। इन नौकरशाहियों पर भी नियंत्रण लगाने वाला संस्था मौजूद नहीं थी। इस तरह शासन प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट, निरकुश, निष्क्रिय और शोषणकारी थी। व्यक्तिगत कानून और राजा की इच्छा का ही कानून लागू होता था। फलतः देश में एक समान कानून संहिता का अभाव था। मतलब एक कानून संहिता नहीं था। वहां पे कुलीन वर्ग के लिए अलग था, सामंती वर्ग के लिए अलग था, चर्च के लिए अलग था, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लिए जो है ना अलग कानून बनाया गया था। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था और जटिल कानून के कारण जनता को अपने ही कानून का ज्ञान नहीं था। वहां पे इतने कानून बने हुए थे कि उस कानून का जो है ना जनता को कोई ज्ञान था ही नहीं कि हमारा कौन सा कानून है, हमारा अधिकार क्या है, हम कैसे मांगे और क्या किया जाए। ठीक है, इस अव्यवस्थित, निरकुश तथा संवेदनशील एवं सौदनहीन जो है सौदनहीन शासन तंत्र का अस्तित्व जनता के लिए कष्टदायक बन गया था। इन उत्पीड़ित राजनीतिक परिस्थितियों ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और फ्रांस की अराजकतापूर्ण स्थिति के बारे में यूं कहा जाता है कि बुरी व्यवस्था मतलब बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं होता, कोई व्यवस्था ही नहीं। मतलब वहां जो कोई व्यवस्था ही नहीं है, उस व्यवस्था का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। बुरी व्यवस्था क्या बोला जाए, बुरी व्यवस्था तो कुछ बोला ही नहीं जाएगा क्योंकि वहां के राजा के किसी काम के लायक नहीं है और वहां नौकरशाही के लिए ना तो कोई प्रशिक्षण केंद्र है, ना उनका कोई ज्ञान है भर्ती करने का कैसे किया जाए और कैसे राज को संचालन किया जाए। वो तो सिर्फ उनको विलासतापूर्ण जीवन चाहिए, राज को और राज के मंत्रियों को। ठीक है, और बस वहां के कुलीन वर्ग हो गए, सामंती वर्ग हो गए और चर्च के जो पादरी हो गए। तो बस यही लोग चार जो लोग थे वहां पे मेन वही थे और बाकी मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग तो कुछ थे ही नहीं, जिसमें असंतोष फैल रहा था और फिर फ्रांस की क्रांति का
के तरफ अपना कदम बढ़ा रहा था। ठीक है, अब आइए आते हैं प्रथम एस्टेट की तरफ। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। तो पहले देखते हैं प्रथम एस्टेट। पादरी वर्ग दो भागों में विभाजित था, उच्च एवं निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के पास अपार धन थे, वो टाइम नामक कर वसूलता था और ये शान और शौकत से विशालता विलासपूर्ण जीवन बिताते थे। धार्मिक कार्यों में इनकी खर्च कम, मतलब रुचि और खर्च भी कम थे। देश के जमीन का 5वां भाग चर्च के पास ही था और ये पादरी वर्ग चर्च की अपार संपदा का प्रयोग करते थे और ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। इस तरह अन्य जीवन भ्रष्ट था, मतलब इनका जीवन जो था पूरा भ्रष्ट था, अनैतिक और विलासी था। इस कारण यह वर्ग जनता के बीच अलोकप्रिय हो गया और जनता के असंतोष का कारण भी बना रहा था। ठीक है, ये लोगों के जो है ना, जनता के पीछे तो प्रिय हो ही गए और असंतोष के कारण भी बना रहे थे ये। ठीक, साधारण पादरी वर्ग जो निम्न स्तर के चर्च में सभी धर्म कार्यों को ये संपादित करते थे और ईमानदार थे और सदा जीवन व्यतीत करते थे, अतः इनके जीवन यापन का ढंग समान जनता के समान था। अतः उच्च पादरियों से ये घृणा करते थे और जनसाधारण के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्रांति के समय इन्होंने क्रांतिकारियों को अपना समर्थन दिया था। जब फ्रांस में जब क्रांति हुई थी ना, तो इस क्रांति में जो है ना, जो निम्न पादरी थे निम्न स्तर के, उन्होंने मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों को समर्थन किया था। अब द्वितीय स्टेट में आ जाइए। द्वितीय स्टेट के में कौन कौन से लोग थे? इसमें कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में शामिल था और ये सेना, चर्च, न्यायालय आदि सभी महत्वपूर्ण विभागों में इनकी नियुक्ति की जाती थी और संपदा के रूप में उच्च प्रशासनिक पदों पर इनकी नियुक्ति होती थी और ये किसान से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे और शोषण करते थे। यद्यपि रिसूल और लुई 14वें के समय कुलीनों के उनके अधिकारों के वंचित कर दिया गया था, किंतु आगे लुई 15वें और 16वें के समय ये उन्होंने अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर लिया और आर्थिक स्थिति के अनुरूप उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित थे। ठीक है, और तृतीय स्टेट में आइए। तृतीय स्टेट में क्या है? तृतीय स्टेट के लोग जनसाधारण वर्ग से संबद्ध थे, जिन्होंने कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इसमें मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। इस वर्ग में भी भारी असमानता थी। इन सभी वर्ग की अपनी अपनी समस्याएं थी। सब वर्ग असमानता के कारण अपने और चर्च के उच्च पदाधिकारियों से घृणा करते थे और समानतों का व्यवहार उनके साथ अपमानजनक था। इस वर्ग में कुछ लोगों के पास धन था, योग्यता थी, पर समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी। यह विषमता थी दूर से ही देखी जा सकती थी। जब समानती पिरामिड को खत्म कर दिया जाता तो इस वर्ग की मांग थी कि बुराई दूर करने के लिए मेरी आवाज को बुलंद करो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो है द्वितीय स्टेट में भी क्या है कि यहाँ पे भी जो है बिल्कुल भिन्न भाव, जो मतलब भेदभाव का जो है वो पूरा ये रखा गया और निम्न मध्य वर्ग को कुछ समझा नहीं गया, बल्कि उनके पास जो है ना बुद्धिजीवी भी हैं और उनके पास जो है ना वो अच्छे समाज के एक निर्माण के लिए कैरत भी है, मगर जो है वो किसी तरीका से उनका कोई वहां पे प्रतिष्ठान नहीं है, कोई उनका सम्मान नहीं है। तो ये सब चीजें रहा। देखिए, क्रांति का उत्पन्न होने के लिए क्या कारण होना चाहिए? ये सब चीजें होना चाहिए, असंतोष फैला और क्रांति का फिर शुरुआत हुई। फ्रांस में किसानों की संख्या 2 करोड़ थी और इसमें अधिकांश युद्ध कृषक या बंधुता थे और किसान राजा से विभिन्न कर देते थे। ठीक है, देखिए अब राजा जो है ना किसानों से भी कर ले रहा है और चर्च के जो पादरी हैं, जो कुलीन वर्ग हैं, वो तो और जो है इन पर अत्याचार कर रहे हैं। किसानों की संख्या सर्वाधिक थी और इनकी दशा निम्न और शोचनीय थी। किसानों को राज, चर्च तथा अन्य जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देना पड़ता था और समानती अत्याचार भी थे सहना पड़ता था। एक दृष्टि से किसान के असंतोष का मुख्य कारण समानतों द्वारा दिए जा रहे कष्ट का सुविधाएं एवं असुविधाएं थी और राजतंत्र इस पर चुप्पी साधे हुए थे। इस प्रकार किसान ने क्रांति के मार्ग को अपना लिया और क्रांति के लिए उन्होंने
मात्र एक संकेत की आवश्यकता थी। देखिए अब जो है किसानों के लिए क्या है, एक संकेत की आवश्यकता थी, जो है ना, एक किसी तरीके से संकेत मिले कि जो क्रांति के लिए बिगुल बजाया जाए। मध्यम वर्ग, बुजुर्गा वर्ग में साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी आदि सम्मानित सम्मिलित व्यक्ति थे और उनकी दशा में आवश्यक ठीक थी। फिर भी वे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति आक्रोशित थे। इस वर्ग में कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था और पादरी कुलीन वर्ग का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। इस कारण मध्यम वर्ग कुलीन की सामाजिक प्रतिष्ठा से घृणा करते थे और राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन कर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रस्तुत किया और अपनी इच्छा को प्रस्तुत किया। यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य योगदान रहा और इन्होंने क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। मध्यम वर्ग को कुछ आर्थिक शिकायतें थी। पूर्व के वाणिज्यिक व्यापार के कारण इस वर्ग ने धन संपत्ति अर्जित कर ली थी और किंतु अब सामंती वातावरण को उनके व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगे। उन्मुक्त वातावरण चाहते थे, इसके लिए उन्होंने क्रांति के नेतृत्व प्रदान किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति फ्रांसीसी समाज के दो परस्पर विरोध गुटों के संघर्ष का परिणाम था। एक तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली और दूसरी तरफ से आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली वर्ग थे और देश के राजनीतिक और सरकार पर प्रभुत्व कायम करने के लिए इन दोनों वर्गों में संघर्ष अनिवार्य था। इस तरह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस की समाज में असमानता के विरुद्ध संघर्ष था। देखिए अब यहाँ से जो है ना, अब क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब धीरे धीरे जो है ना क्रांति की तरफ अब बढ़ेंगे। अब आगे जो है ना फ्रांस की क्रांति का एक जो है रूप वो बढ़ता चला जाएगा। अब आइए इसमें क्या है, तृतीय स्टेज तो हो गया ना आपका, अब आएगा आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति। अब आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति जो है, नेपोलियन ने तो आगे आपने देखिए नेपोलियन कैसे जो है ना इनका बजाएगा, बैंड बजाएगा, जब जो है ना ये लुई 15वें और लुई 16वें की जो है ना ऐसे विनाश का गढ़ी करेगा और आपको नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना एक जो बोला जाए वहां पे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए जो है ना, फिर कि आप वो देखेंगे कि हाँ कि ऐसे जो है लोग जो वहां पे फ्रांस के जो मध्य और निम्न वर्ग हैं वो नेपोलियन बोनापार्ट का साथ देंगे और नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप में उथल पुथल का दौर मचा देगा। फिर तो अब आगे आते हैं आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति। फ्रांस की आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त की राज दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया था। वस्तुतः फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची तथा लुई 14वें के लगातार युद्धों के कारण शाही कोष खाली हो गया था। इसके बाद मृत्यु के बाद लुई 15वें और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया, जिससे राजकोषीय पर बोझ पड़ा और बढ़ता चला गया। अतः लुई 16वें ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, लेकर फ्रांस की आर्थिक दशा को और भी जर्जर बना दिया था। देखिए लुई 15वें ने किसमें सप्तवर्षीय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया था, उससे और भी जो है राजकीय खजाना जो था वो खाली हो गया था। और लुई 16वें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकन क्रांति में भाग लिया था, उससे फ्रांस की जो राजकीय खजाना था वो जर्जर हो गया था और इसका भुगतान किसको करना था, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग किसानों पे पड़ना था और दासों की तरह उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। तो क्रांति की जो है ना मार्ग तो प्रशस्त हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है क्रांति तो होनी ही होनी है। और क्योंकि इधर फ्रांस के भी जो है सैनिक वो जाके वहां पे भाग लेके आए हुए हैं अमेरिकन क्रांति में, वहां से वो सीख लेके आए हुए हैं, तो उसका तो कुछ ना कुछ असर फ्रांस में तो पड़ना ही है ना। तो क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। सम्राट सामग्री और उनके परिवार पर राज की अत्यधिक राशि खर्च की जाती थी। वर्साई की राजमहल राजकोष की लूटपाट का मतलब साधन बना था और दूसरी तरफ कर प्रणाली जो है असंतोषजनक थी। विशेष अधिकार के कारण समान संपन्न वर्ग कर से मुक्त थे तथा गरीब किसान आर्थिक दृष्टि से विपिन एवं एकमात्र करदाता थे। इसी वजह से
राजकोष की स्थिति अत्यंत शोचनीय था। सरकार फ्रांस में आय के अनुसार व्यय करने के बजाय आय निश्चित करती थी। देखिए आय जो नहीं हो रहा है उससे ज्यादा वहां की जो है ना जो राजा था व्यय के लिए जो है ना सुनिश्चित करता था कि जो है कर कैसे लगे और कहाँ लगाया जाए और इनसे कैसे उगाला जाए। तो निम्न और मध्य वर्ग में से तो असंतोष तो फैलेगा ना। राज ऋण के बोझ तले दबता चला गया, क्योंकि ऋण देने से राज के कोष में राशि की कमी हो जाती थी। अर्थात राज दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गया और देश की आर्थिक दुर्बलता को सुधार मतलब देश की आर्थिक दुर्बलता की व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देकर सुधारा जा सकता था, परंतु सरकार की वाणिज्यिक नीति इतनी अत्यंतिक स्थिति मतलब दोषपूर्ण थी कि इससे राज्य में उत्पादन एवं व्यापार पर उत्पादन और व्यापार का विकास संभव नहीं था। लुईस 16वें ने तुर्गी नेकर जैसे वित्तीय सलाहकार के माध्यम से आर्थिक संकट को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ये सुधार प्रयास लागू नहीं थे हो सके, क्योंकि विशेषाधिकार उन्मूलन के प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए पारित करना होता था और स्टेट बैठक बुलाने का नियम अनुसार हो, इसके साथ ही क्रांति का आगमन हो। इसलिए तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा को फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। देखिए ये जो है ना सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। देखिए अब स्टेट को बैठक बुलाई जा रही है कि वो जो है ना निर्देश दे कि कैसे जो है ना करों का और इसका प्रावधान किया जाए और जो राज पे जो बोझ बढ़ रहा है और जो खजाना खाली हो गया वहां पे यूरोपीय सप्तवर्षीय युद्ध से और अमेरिकन क्रांति में जो है फ्रांसीस लोगों ने भाग लिया और जो अपने धन को व्यय किया, तो अब इसका जो है भरपाई कहाँ से किया जाए और ये सब असंतोष जो है ना अब क्रांति का मार्ग प्रस्तुत करें। अब आइए यहाँ पे विचारक दार्शनिकों की भूमिका। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो है ना विचारक दार्शनिकों की भूमिका ये देखेंगे। तो अब जो है अब आइए यहाँ पे इसमें है आप फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों की भूमिका के संदर्भ में दो मत सामने आता है। एक दार्शनिक ने क्रांति की परिस्थिति को जन्म देकर क्रांति के उत्पन्न किया और दूसरी क्रांति का स्रोत तो इस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोष में तथा सरकार की भूमिका में थे और दार्शनिकों ने क्रांति उत्पन्न नहीं की थी, किंतु ये मत और निर्णय मत अपने और निर्णय अपने थॉट्स जो है थिंकिंग है वो लोगों के बीच में विचारों को और क्रांति के साथ उनके साधनों का समक्ष वांछनीय होगा। दार्शनिकों के विचारों को लोकप्रियता का निर्धारण में उस समय उनके छपे लेखों के संस्करण और प्रसार के आधार पर दास्ता जानना चाहिए, मतलब उनको जो उनकी दास्ता देखनी जानना चाहिए, मतलब जो इन्होंने अपने लेख और जो संस्करण जो वहां पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया उससे लोगों पे काफी प्रभाव पड़े। और देखिए सबसे जो है ना विचारक दार्शनिकों में किसका प्रभाव उन्होंने सबसे पहले उन्होंने प्रभाव देखा मांटेस्क्यू का। मांटेस्क्यू 1689 से 1755 ईस्वी में अपनी पुस्तक द इसमें जो है ना मांटेस्क्यू ने अपने जो पुस्तक उन्होंने लिखा था 1689 से 1689 से लेकर आपको 1755 ईस्वी में ये था द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने लिखा कि राजा के देवी के अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक सिद्धांतों की आलोचना की ही नहीं कि वरना विकल्प भी प्रस्तुत किया, मतलब इन्होंने विचार ही नहीं प्रस्तुत किया था, इन्होंने विकल्प भी प्रस्तुत किया और आलोचना ही नहीं की थी, विकल्प भी दी थी, ठीक है। और लिखा कि फ्रांसीसी संस्कार निरंकुश सरकार है क्योंकि फ्रांस की कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका संबंधी सभी शक्तियां एक ही सरकार में के हाथों में है, अर्थात राजा के हाथ में केंद्रित है। अब देखिए यहाँ पे न्यायपालिका भी है, आपको विधायिका भी है, सारी शक्तियां न्यायपालिका भी है, ये राज के हाथ में दे दिया जाएगा तो क्या होगा वहां पे जाहिर सी बात है भ्रष्टा तो फैलेगा। फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं था, इसी संदर्भ में उसे शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार शासन के तीन प्रमुख
अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अलग अलग हाथों में रखने की सलाह दी थी। उसने इंग्लैंड की सरकार की आदर्श बताया था। इंग्लैंड में सर्वाधिक स्वतंत्र, मतलब इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र था, जिसके कारण वहां की जनता की आजादी, नागरिकों की स्वतंत्रता प्राप्ति थी। ठीक इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण के माध्यम से फ्रांस को निरंकुश राजा व्यवस्था पर चोट की थी। इस विचार से इतने लोकप्रिय हुए कि द द स्पिरिट ऑफ लॉज के 3 वर्ष के में 6 संस्करण प्रकाशित हुए थे। और यह ध्यान रखा गया कि यह बात है कि मॉन्टेस्क्यू ने ना तो क्रांति की बात की और ना ही राजतंत्र को समाप्त करने की बात कही थी। उसने तो सिर्फ निरंकुश राजतंत्र के दोषों को समाप्त करने की बात कही थी। उसने तो सिर्फ निरंकुश राजतंत्र के दोष को उजागर किया और संवैधानिक राजतंत्र की बात की थी। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने कोई ये नहीं बोला था कि राज की जो है ना राजतंत्र को खत्म कर दो या वहां के उनको उखाड़ फेंको या जो है ना क्रांति के लिए जो है मार्ग प्रशस्त किया। उसने वो एक अपने जो स्पिरिट ऑफ लॉज में जो है ना उन्होंने जो लिखा उसमें ये बोला कि अमेरिका जो इंग्लैंड के तरह जो है फ्रांस, वहां के जो जनता के जो अधिकार जो दिए गए हैं, न्यायपालिका जो है आपको न्यायपालिका जो आपको विधायिका की जो स्वतंत्रता की जो पृथक किया गया, उसी आचरण पे फ्रांस भी अपना अपनाए और अपने मार्ग को प्रस्त करे। ठीक है, अब वॉल्टेयर ने 1694 से 1799 ईस्वी ने अपनी पुस्तक जैसे लेट्स ऑन द इंग्लिश आदि के माध्यम से ब्रिटेन के व्यापक उदार राजनीतिक, धर्म और विचार की स्वतंत्रता का बहुत अच्छा चित्रण किया तथा पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्था को उसकी तुलना की और फ्रांस में व्यापक बुराई एवं कमियों को उल्लेख किया। प्रतिबंधित होने से पूर्व ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय थी। वॉल्टेयर ने चर्च के भ्रष्ट आचरण, असुरता, अन्याय, दमन और अत्याचार के विरुद्ध में लिखा। चर्च की भ्रष्ट पर उसने अपनी आवाज उठाते हुए लिखा कि अब तक कोई ईसाई बचा नहीं है, एक भी ईसाई था जो उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। मतलब ईसा मसीह के बारे में बोल रहे हैं कि अभी तक कोई ईसाई बचा नहीं, वॉल्टेयर ने बोला अपने लेख में। एक ही ईसाई था जो ईसा को के जो सूली पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, कुख्यात एवं बदनाम चीजों के कुचल दो और स्पष्ट रूप से फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र एवं चर्च के अत्याचार पर प्रहार किया था वॉल्टेयर ने सबसे पहले। ठीक है ना, ये कब 1778 में। ठीक है, प्रोफेसर केटलीव ने वॉल्टेयर के को फ्रांस का ईश्वर, इंटेलेक्चुअल्स गॉड ऑफ फ्रांस कहा है। वह दलितों के खातिर संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहता था। वॉल्टेयर इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र के अनुरूप ही फ्रांस में भी वैसे ही शासन स्थापित करना चाहता था। ठीक है, उसने कहा था कि 100 चूहों की आस्थान पर एक सिंह का शासन करना पसंद है। वॉल्टेयर ने अपने वक्तव्य में इतनी बड़ी बात बोली कि एक शेर के 100 चूहों की तरह एक शेर का शासन एक दिन का जो है ना सर्वश्रेष्ठ है। और वॉल्टेयर ने अपनी कृत में क्रांति की बात नहीं की, लेकिन वैचारिक स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार किया। उसने लोगों के समक्ष तत्कालीन फ्रांसीसी समाज का आईना प्रस्तुत किया था। ये बताया कि आईना में दाग कहाँ है। अब ठीक है, वॉल्टेयर ने तो बोल दिया कि भाई आईना में दाग कहाँ है, हम देखो। और क्रांति के लिए तो उसने कभी कोई बात नहीं की, मगर जो है सुधारने की बात बोली कि कैसे सुधरा जाए, कैसे किया जाए कि समाज फ्रांस का जो है ना स्थिति अच्छा हो, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, किसान वर्ग की स्थिति और जो है राजकीय कोषीय जो जो विलुप्त हो रहा है, जो कर्ज में डूब रहा है, उससे निकाला जाए। अब इसके बाद वॉल्टेयर के बाद रूसों का प्रभाव बहुत रहेगा फ्रांस की क्रांति में। अब आइए रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली सोशल कंटेक्ट व रोशनी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात कही है। उसने कहा कि मनुष्य की स्वतंत्र पैदा हुआ है और स्वतंत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस जंजीरों से मुक्ति पाने के लिए एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की
और लौटे। और रूसो ने कहा कि सामूहिक इच्छा से बने राज का यह अनिवार्य तथा सार्वभौमिक कर्तव्य है कि वो सारे समाज को सर्वोपरि मानते हुए कायर को संचालित करे। जिन लोगों का कार्यपालिका शक्ति सौंपी गई है वो जनता के स्वामी नहीं है, वह कार्यकारिणी है। उनका कर्तव्य जनता के आकांक्षा का पालन करना है और सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित है, जिसे समान इच्छा जनरल विल कहा गया है। राज के कानून को इसी समान इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन कानून का स्वरूप ऐसा नहीं रह गया है कि शासन की इच्छा पर निर्भर रहने लगा है। देखिए, रूस ने भी वही बोला कि जो है ना जनरल विल की बात कही है, और ये बोला है कि राजपालिका जो है न्यायपालिका कार्यपालिका है वो क्या है, वो जनता की सेवक है, जो है ना वो जनता की मालिक नहीं है। ठीक है। और रूस ने, आपको पता है, रूस ने जो है ना फ्रांस में ये बोला था कि मजदूरों उठो, जो है ना तुम्हें पाने के लिए जो है ना पूरी दुनिया पड़ी है और तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये रूस का कर्तव्य उनके जो है ना उनकी जो पत्रिका और जो उनका जो संस्करण आएगा उसमें उन्होंने ये मजदूरों के लिए जो है ना आह्वान किया था। रूस ने भी क्रांति की बात नहीं की है, लेकिन रूसों ने जो है ना मतलब आपको क्रांति की बात नहीं कही है, लेकिन सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र एवं समान मानना है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्र, समानता और बंधुता उसी के विचार से प्रभावित था। नेपोलियन ने उसके महत्व को स्वीकार किया था। ठीक है। नेपोलियन ने, देखिए, रूसों के महत्व को स्वीकार किया, और स्वीकार करते हुए जो है ना नेपोलियन ने जो वहां से सीख लिया वाल्टेयर से, रूसो से, और इनका जो है ना काफी जो है ना दार्शनिकों का जो है आपको नेपोलियन बोनापार्ट पे आचरण पे असर पड़ा, और नेपोलियन ने वहां से अब वो ठान लिया कि जो है ना फ्रांस में क्रांति होना चाहिए, और मार्ग प्रस्त किया उसने। और नेपोलियन ने कहा कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। और रूसो से की सोशल कॉन्टेक्ट की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वर्ष में उनके 13 संस्करण प्रकाशित हुए थे। देखिए कितने लोकप्रिय रूसो हो गए थे उस टाइम में फ्रांस के लिए, और फ्रांस के लिए जो है ना क्रांति का मार्ग प्रस्त किया, और 13 संस्करण उनकी जो है ना प्रस्तुत हुई थी एक साल के अंदर। अन्य दार्शनिक 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ विचारकों की रचना को संकलित कर आम जनता तक पहुंचाने का श्रेष्ठ फ्रांसीसी विद्वान दिदरो 1713 से 84 तक को दिया। मतलब इनका टाइम पीरियड क्या है, दिदरो का 1713 से 84 तक है, और दिदरो को फ्रांसीसी विद्वानों की श्रेय दी जाती है। इसमें एक ज्ञान कोश जो है इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन किया था, और इसमें शासन की बुराई और चर्च की भ्रष्टा तथा हर क्षेत्र में व्यापक असमानता के उजागर किया था। और फ्रांस की सरकार ने दिदरो की अपनी घोर शत्रु मानकर उसकी पुस्तक को अनेक प्रतिबंध लगाए। मतलब दिदरो की जो पुस्तक थी उस पे जो है ना फ्रांस की सरकार ने, फ्रांस की राजा ने जो है ना लुई 16वें ने उस पे जो है प्रतिबंधित कर दिया। विचारकों का एक वर्ग इस समय फ्रांस में व्यापक अधिक व्यवस्था और उसके विश्लेषण पर केंद्रित था। इन अर्थशास्त्रियों को फिजियोक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इससे प्रमुख थे तुर्गी, केवेसेन, मिरावे आदि। केवेसेन मुक्त व्यापार का समर्थक थे। व्यापारिक उत्पाद एवं वितरण की पूर्ण स्वतंत्र तथा चुंगी कर एवं अन्य करों को विरोधी थे। इनका तर्क था कि केवल भूमि सारी संपत्ति का मूल्य स्रोत है, अतः कर केवल भूमि पर लगना चाहिए, ना कि व्यापारिक और ना कि कारीगरों पर लगना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब दिदरो के साथ तो उनके जो है ना संस्करण को भी प्रतिबंध कर दिया था, और ये कर दिया, मगर फिर भी जो है ना मुंह बंद होगा नहीं। फिर भी जो है ना दिदरो की प्रकाशित पत्रिका जो है संस्करण है वो लुके छुपे जो है ना फ्रांस में चल रही है, और लोगों के जनमानस के पास पहुंच रही है। तत्कालीन कारण लुई 16वें काल, मतलब लुई जो है लुई 16वें के काल तक आते आते ये लुई 16वां जो है ना जो है फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था को रीढ़ों में डुबो चुका था। ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस के दिवालियापन पर मुहर लगा दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिकन क्रांति में जो है फ्रांसीसियों का बहुत बड़ा रोल था, और धन भी काफी व्यय किया था। तो अब जाहिर सी बात है दिवालियापन की तरफ तो जाएगा ही जाएगा फ्रांस। तो आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करने के क्रम में तुर्गा नेकर, कोलो,
कोलोन जैसी अर्थशास्त्रियों की मदद ली गई और कोलोन ने विशेष अधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग पर कर लगाने का सुझाव दिया, जिसे कुलीनों ने अस्वीकार कर दिया। अतः स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई गई और यह बैठक 1789 में 175 वर्ष बाद में मतलब 175 वर्ष के बाद जो है ना स्टेट की बैठक फ्रांस में बुलाई गई थी और स्टेटस जनरल की बैठक का समाचार सुनकर सभी वर्ग उत्साहित हुए थे। ठीक है, और कुलीन की उम्मीद थी कि इस बैठक में वे उन विशेष अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे जो लुई 14वें के समय उनसे छीन लिया गया था। और मध्यम वर्ग के लोगों का मानना था कि देखिए मध्यम वर्ग के लोगों का क्या मानना था कि अपने पक्ष के प्रगतिशील नीतियों का निर्धारण करवा सकेंगे और किसानों को आशा थी कि वह विशेष अधिकारों के विरुद्ध आवाज उठाकर अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकेंगे। मतलब जो है ना शोषण होने से मुक्त हो सकेंगे। इस तरह फ्रांसीसी राजतंत्र समर्थन करने के लिए फ्रांसीसी जनसंख्या का कोई महत्वपूर्ण भाग तैयार नहीं था। स्टेटस जनरल के अधिवेशन के मताधिकार पद्धति के मुद्दे पर तृतीय स्टेट एवं अन्य स्टेट की बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, अब देखिए अब ये जो स्टेटस की बैठक 175 वर्ष के अंदर बुलाई गई और जो है वहां पे सब सारे वर्ग जो हैं वो काफी उत्साहित हैं कि जो है हमें इस दास्ता और जो बोला जाए दास व्यवस्था उससे और किसानों को जो ऋण था कर था मध्यम वर्ग का उससे छुटकारा मिलेगा। ठीक है, मगर जो है इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। और आगे चलिए अब जो है आप इसके बाद जो इनका अपोजिट हुआ ना तो वो आपको रहेगा मतदान के बाद इसमें तत्कालीन कारण क्या थे। ठीक है ना, अब तत्कालीन कारण की तरफ आ जाइए। देखिए अब तत्कालीन कारण की तरफ हम चलते हैं। मतदान के बारे में कहा गया था कि प्रत्येक स्टेट एक अत्यंत स्टेट मतलब एक अन्य स्टेट के बीच विवाद हो गया है और मतदान के बारे में कहा गया कि प्रत्येक स्टेट का एक ही मत माना जाएगा। इस प्रकार विशेष अधिकार वर्ग का 2 तथा जनसाधारण वर्ग का एक ही मत होता था। विशेष अधिकार वर्ग के प्रथम स्टेट के और द्वितीय स्टेट के कुलीन वर्ग आते थे और जनसाधारण के प्रतिनिधि वर्ग में अर्थात तृतीय स्टेट के कुल मतदान प्रणाली का विरोध किया, क्योंकि इसमें बहुमत में होते हुए भी अल्पमत में थे और तृतीय स्टेट यह चाहता था कि कुलीन तीनों श्रेणी की प्रतिनिधित्व की जो है बस के साथ बैठक बुलाकर बहुमत निर्णय ले और पादरी और कुलीन अलग अलग बैठक चाहते थे। अतः तृतीय स्टेट ने स्टेट जनरल को बैठक पर बहिष्कार कर दिया था। देखिए ठीक है ना, तृतीय स्टेट जो है ना स्टेट की बैठक पे बहिष्कार कर दिया था और राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया गया था कि पास के टेनिस कोर्ट में अपनी सभा बुलाई जाए। ठीक है, पास के टेनिस कोर्ट पे सभा बुलाई गई, तृतीय स्टेट की मांग थी। और 20 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा ने ये घोषणा की कि हम कभी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक साथ ही बने रहेंगे। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। अतः 27 जून को लुई 16वें ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधित्व की संयुक्त बैठक बुलाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप तीनों स्टेट की बैठक बुलाई गई और यह जनसाधारण की विजय थी और राजा तथा विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की पराजय का प्रथम दस्तावेज था। देखिए अब यहाँ पे जो प्रथम स्टेट और सेकेंड स्टेट है ना उनकी जो है ना यहाँ पे उन पे कि तृतीय स्टेट की विजय की दस्तावेज पहला दस्तावेज मिल गया इनको। ठीक है, अब स्टेटस जनरल राष्ट्रीय सभा बन गई और उससे राजा की मान्यता मिल गई और वे वैधानिक हो गई। 9 जुलाई 1789 को स्वयं को संविधान सभा घोषित करने के देश के संविधान का निर्माण करना अपना प्रथम लक्ष्य बनाया। इस समय लुई 16वें ने अर्थनीतित होकर बर्खास्त कर दिया गया और जिसे जनता अपना समर्थक मानती थी उसे क्रांति के कुचलने का प्रयास समझा गया। इसी समय यह खबर फैल गई कि नास्तिलीन के किले में राजा के शास्त्रों का भंडार जो है जमा कर दिया गया है। मतलब नास्तिलीन के किले में राजा ने शास्त्रों का भंडार कर दिया। ये जो है ना फ्रांस में ये अफवाह फैल गई और 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने
नास्तिल नास्तिल ना, ये क्या है जो है ना, नास्तिल नहीं बास्तिल है, याद रखिएगा लो। बास्तिल जो है ना, बास्तिल के किले पर हमले कर दिया, मतलब बास्तिल के किले में राजा ने शस्त्रों का भंडार जमा किया है। और 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर हमला कर दिया और दरवाजा तोड़कर कैदियों को आजाद करा लिया। और बास्तिल की पतन का एक युगकारी घटना था, जो निरंकुशता का पतन एवं जनता की विजय का प्रतीक था। वास्तव में यह क्रांति का उद्देश्य था और इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए इसमें देखते हैं, हम क्या देखते हैं, क्रांति के प्रमुख चरण देखते हैं। अब क्रांति के प्रमुख चरण देखेंगे, मतलब अब क्रांति जो हुए थे उसमें कौन कौन से क्रांति हुए थे और कैसे कैसे क्रांति हुआ और क्रांति को कैसा दिशा दिया गया था और कब कब हुआ था ये, ठीक है ना। तो अब ये जो है, अब ये टॉपिक आप लोग आ जाइए, ठीक है। और क्रांति के प्रमुख चरण कब था? फ्रांसीसी क्रांति विभिन्न चरणों से होते हुए अपने मुकाम तक पहुंची और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्रांति को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण जो है आपको ये है 1789 से 1792 ईस्वी में संवैधानिक राजतंत्र का चरण है। दूसरा चरण में आप देखिएगा 1792 से 1794 ईस्वी में उग्र गणतंत्रवाद का चरण है। और तृतीय चरण में देखिएगा आप 1794 से 1799 ईस्वी में उदारवाद गणतंत्र का चरण है। और चौथा चरण में आप देखिएगा चतुर्थ चरण में 1799 से 1814 ईस्वी में तानाशाहवादी एवं समाजवादी चरण है, मतलब यह भी तानाशाही और समाजवादी चरण बन जाएगा, ठीक है। प्रथम चरण के तरफ आ जाइए आप 1789 से 1792 तक, ठीक ना। इस चरण में पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह क्रांति की शुरुआत हुई है। वस्तुतः बास्तिल का किला निरंकुश एवं अत्याचार का प्रतीक था और इसके पतन से पुरातत्व व्यवस्था को भारी चुनौती मिला था। इस घटना का प्रभाव फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा और ग्रामीण ने सामंती करों के अभिलेखों को आग लगा दिया और जनता के इन क्रांतिकारी व्यवहारों का राष्ट्रीय सभा पर गहरा प्रभाव पड़ा था। अतः 4 अगस्त 1789 को जो रात भर राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन चला, जिसे कानून निर्मित करके सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इस तरह इंग्लैंड और अमेरिका की समान कर दिया गया और राष्ट्रीय सभा का बैठक बुलाई गई। ठीक है, राष्ट्र सभा की जो है ना महत्वपूर्ण कार्य थी एक संविधान का निर्माण करना, अतः राष्ट्रीय सभा की संवैधानिक सभा कहलाई। और 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानव अधिकार की घोषणा कर दी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया ना, अब आ जाइए मानव अधिकार की सीमाएं, ठीक ना। मानव अधिकार की सीमाएं कौन कौन सी है? मानव अधिकार की सीमाएं संविधान सभा ने अपने आदर्शीय तथा उद्देश्यों के रूप में मानव अधिकार की घोषणा की और इस घोषणा ने समानता के सिद्धांत पर बल दिया गया और कहा गया कि चूंकि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए अतः उन्हें समस्त अधिकारों का मिलना चाहिए तथा इन अधिकारों का स्वतंत्र समानता एवं संपत्ति सुरक्षा तथा अत्याचार के विरुद्ध अधिकार शामिल था। इस प्रकार संविधान सभा के आधारभूत सिद्धांतों को स्वतंत्र समानता व जनता के संप्रभुत्व अधिकारों की घोषणा की संपत्ति के अधिकारों की घोषणा पत्र में बार बार दोहराया गया था कि इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा जो है, वहां पर संविधान सभा का तो गठन हो गया, गठन होने के बाद से क्या किया गया, आपको स्वतंत्रता समानता की प्रतिबद्धता, मतलब जो है ना आपको समानता की जो है ना उनके नारे और प्रचार प्रसार किए गए थे, ठीक। अब आगे टॉपिक पे आइए, चर्च पर नियंत्रण। चर्च पे नियंत्रण जो है ना अब लगना चालू होगा आपको, ठीक है। राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय संविधान सभा के चर्च के संपत्ति को जब्त कर दिया गया था या कर लिया गया था। जनता पर चर्च के नियंत्रण को कम करने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में चर्च को राज के अधीन मतलब अधीन ला दिया गया था और
रोम के पोप को प्रभाव से मुक्त कर दिया गया था। देखिए फ्रांस में भी रोम के जो पोप थे जो वहाँ चर्च के, उनका प्रभाव काफी ज्यादा था। उनको समाप्त करके राष्ट्रीय चर्च के रूप में तब्दील कर दिया गया था, परिवर्तन किया गया था। ठीक है, राज के प्रति पादरियों की वफादारी सुरक्षित करने के लिए सिविल का मतलब राष्ट्र के पादरियों को जो है सुरक्षित करने के लिए सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी बनाया गया था। ठीक है, जिसके अनुसार पादरियों को राज के प्रति प्रतिष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी और जनता के द्वारा उनका चुनाव होता था। पोप और कुछ पादरियों ने इस कदम का विरोध किया और जिन पादरियों ने इस राज के प्रति निष्ठा की शपथ ली वो ज्यूरिक कहलाए। ठीक ना, देखिए अब ज्यूरिक का वहां पे गठन हो गया। अब ज्यूरिक जो चाहेगी वही जो है ना राज के पादरियों को जो है ना शपथ दिलाएगी और उनको जो है अपने देश के लिए वफादार रहने के लिए, उत्तरदायित्व के लिए उनको शपथ और निष्ठावान के लिए शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, शपथ नहीं लेने वाले को नॉन ज्यूरिक कहलाए। देखिए जो जिन्होंने शपथ नहीं लिया उनको क्या बोले, नॉन ज्यूरिक कहलाए। कानून से क्रांति के विरुद्ध एक माहौल निर्मित होने लगा क्योंकि अभी तक तो छोटे पादरी ने क्रांति का समर्थन किया था, अब वो इससे अलग हो गए और कुछ पादरी देश छोड़कर चले गए और वहां यूरोप में क्रांति के विरुद्ध प्रचार करने लगे। देखिए अब यहाँ नॉन ज्यूरिक जो पादरी थे वो कहा यूरोप चले गए और फ्रांस के विरुद्ध जो है ना प्रचार प्रसार करना चालू किया। संविधान निर्माण, देखिए अब संविधान निर्माण हो रहा है इसके बाद से। ठीक ना, तो इसमें है राष्ट्रीय संविधान सभा के ने फ्रांस के लिए लिखित संविधान तैयार किया और इस संविधान को 1791 में लुईस 16वें ने अपनी स्वीकृति दे दी और संविधान में ही इस बात पर बल दिया गया था कि एक राज्य की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है तथा दूसरी शक्ति पृथ्वीकरण राज्य एवं जनता में निहित है। अब देखिए संविधान का निर्माण हुआ तो यहाँ पे दो बात जो है ना जनता के थ्रू ही किया गया। एक शक्ति जो है ना जनता में निहित है और दूसरी शक्ति जनता में निहित है और दूसरी शक्ति पृथ्वीकरण राज और जनता दोनों में निहित है, बोला गया ना। यद्यपि शासन प्रणाली राजतांत्रिक बनी रही परंतु राजा के अधिकारों को सुरक्षित किया गया। अब तक यह कानून निर्माण नहीं रहा। राजा को किसी देश से राजा को किसी देश से अगर युद्ध हो जाए या संधि का अधिकार नहीं था और कानून बनाने का अधिकार एवं जो बोला जाए कानून व्यवस्था मतलब जो इनकी जो वैधानिक व्यवस्था थी वो न्याय व्यवस्था पे डाल दी गई। जो है न्यायिक व्यवस्था जो है ना सभा के द्वारा जो है इसके सदस्यों की संख्या कितनी 745 थी और यही जो है कानून का निर्माण और निर्धारण कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको सदस्यों को निर्वाचन करने के लिए नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकों में दिया गया था और सक्रिय नागरिक 25 वर्ष से अधिक आयु के हों और वो लोग जो राज के 3 दिन की आय के बराबर प्रत्यक्ष कर देते हों, जबकि निष्क्रिय नागरिक थे जो गरीब थे, मतलब जो निष्क्रिय थे वो गरीब थे। अब यहाँ पे क्या है, निर्वाचन के लिए कौन लोग सक्रिय होंगे, जो राज के 3 दिन के आय जो के बराबर जो कर देंगे वही होंगे, मगर निष्क्रिय कौन है, जो गरीब लोग हैं वहां पे वो जो है ना राज में जो है ना आपको भाग जो है ना निर्वाचन के लिए भाग नहीं ले सकते। यहाँ पे भी जो है ना भेदभाव रखा गया। ठीक है ना, राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस की प्रशासनिक संस्था में परिवर्तन किया और प्राचीन प्रांतों की खत्म करने की संपूर्ण देश को 83 विभागों में डिपार्टमेंट्स में विभक्त किया। मतलब कितना 83 डिपार्टमेंट्स में विभक्त कर दिया, डिवाइड किया। ठीक है, और इन विभागों को कैंटन और कानून कंट्रोल, मतलब इसमें क्या है इन्होंने कैंटन और केम्यून, मतलब कैंटन और केम्यून में बांट दिया गया और प्रत्येक इकाई का शासन चलाने के लिए निर्वाचन परिषद होती थी जिसका चुनाव सक्रिय नागरिक थे और इस तरह अस्थायी स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक सरकारी राज व्यवस्था
बुर्जुआ वर्ग में आ गई थी। अब देखिए, अब यहाँ पे भी क्या है, बुर्जुआ वर्ग के हाथ पे ही है। सरवाहा वर्ग जो है अभी भी ठन ठन गोपाल है, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो है ना अभी भी उनको कुछ हाथ नहीं लगा। अभी भी जो है ना कुलीन वर्ग, सामंती वर्ग, बुर्जुआ वर्ग के हाथ में ही जा रहा है, ठीक है। तो निम्न वर्ग के हाथों में अभी कुछ भी नहीं आया हुआ। चलिए आगे टॉपिक की तरफ अब चलते हैं। अब इसके बाद से हमारा क्या है, फ्रांसीसी क्रांति क्रांति के स्वरूप में देखा जाए रूपक, चिन्हक, मारियान, लाल टोपी, तिरंगा और कलिंग थी। मतलब फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप का चिन्ह क्या था, मारियाना, लाल टोपी, तिरंगा और कलिंगी थी। जर्मनी का एकीकरण सन 1871 में हुआ था और बिस्मार्क पासा का मतलब बिस्मार्क की संधि, जो आपने आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बिस्मार्क की संधि पासा का प्रधानमंत्री तथा जर्मनी के एकीकरण में निर्मित था। देखिए, बिस्मार्क की संधि में जो है ना बोला गया था कि जब किसी रस्सी में या किसी दो देशों में गांठ पड़ जाए ना, तो तलवार से उसको काट देना चाहिए, ठीक है ना। जर्मनी और इटली का जब एकीकरण आएगा ना, जब पासा के प्रधानमंत्री से जब संधि होगी तो उस टाइम में ये पढ़ाया जाएगा। मैं आपको आगे जो है ना इटली और जर्मनी के एकीकरण में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए चलते हैं, अब तृतीय चरण में चलते हैं। 1792 से आपको 94 में राष्ट्रीय सभा के भंग होने के पश्चात 1791 ईस्वी में 745 सदस्यीय व्यवस्थापिका का सभा अस्तित्व में आई थी और इस सभा में अस्तित्व के दाहिने हाथ और बैठने वाले दक्षिणपंथी कहलाते थे। ये लोग अनुदार एवं राजतंत्र के समर्थक थे, जबकि बाई और बैठने वाले वामपंथी कहलाते थे। यह समूह मूल परिवर्तनवादी वर्ग में बटे थे, जीरोधिस्ट और दूसरा जोकोबियन इत्यादि। देखिए, एक क्या इसमें बट गए, जीरोधिस्ट हो गए और दूसरा जोकोबियन इत्यादि हो गए। इस बीच फ्रांस की क्रांति का भय पूरे यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगा। जो लोग पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भागकर यूरोप के अन्य क्षेत्रों में चले गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई थी और दूसरी तरफ फ्रांस की क्रांति को अन्य क्रांति से जोड़ा था, ठीक है। अब अन्य क्रांति जो है ना, अन्य देशों में भी क्रांतिकारी सिद्धांतों को प्रसार करना चाहते थे। फलतः यूरोप के अन्य राज शक्ति मतलब जो यूरोप के अन्य राज शक्ति थे जो एकत्रित हुए। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों को आपसी संबंध बिगड़ा। ऑस्ट्रिया ने क्रांतिकारी को माना करने पर भी फ्रांस के राजतंत्र के समर्थन शरण दे रखी थी। मतलब जो जो पादरी वहां से भाग के गए हुए थे, ऑस्ट्रिया ने उनको शरण दिया था और फ्रांस ने मना किया, तब भी जो है ना उन्होंने फ्रांस की बात नहीं मानी और उनको जो है शरण दे के रखी थी, ठीक है ना। अप्रैल 1792 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किसने कर दी? फ्रांस ने। और किंतु फ्रांस की सेना ने बुरी तरह पराजित हुई, मतलब ऑस्ट्रिया से पराजित हुई फ्रांस की सेना। इस पराजय से फ्रांस का जनता को विश्वास हो गया कि राजा ने ऑस्ट्रिया को फ्रांस की सैन्य शक्ति और सुरक्षा के बारे में भेद बता दिया है और राजा के प्रति जनता का रवैया उग्र हो गया। इन स्थितियों में फ्रांसीसी राजतंत्र के समर्थन में पासा और ऑस्ट्रिया ने घोषणा की कि फ्रांस की जनता राजा की आज्ञा पर पालन करे, अन्यथा हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। इस तरह फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इस घोषणा से फ्रांस की जनता और उग्र हो गई और राजा को घोर घेर लिया और राजा भागकर सभा के शरण में जा पहुंचा। अब विचार किया जा सकता था कि व्यवस्थापिका अंग किया जाए, पुनः चुनाव हो और नई व्यवस्थापिका सभा का गठन किया जाए। वह राजतंत्र के भविष्य पर समाप्त कर दिया गया था और व्यक्ति मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन किया गया था। देखिए, अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया और पासा जो है ना फ्रांस में ये दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम आक्रमण करेंगे अगर फ्रांस की जनता अगर वहां के राजा की बात नहीं मानी तो। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है फ्रांस की जो है ना शासन व्यवस्था को नहीं चलाया तो हम आक्रमण करेंगे, ठीक ना। और जब जनता ने घेरा तो लुई 16वें भाग के जो है ना व्यवस्थापिका में जाकर शरण लिया, व्यवस्थापिका सभा में शरण लिया, ठीक है।
अब आगे की तरफ आइए आप, नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। अब यहाँ आ गया आपको नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज, ये टॉपिक है, ठीक है आपको। तो अब ये किया जा रहा है, 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जोकोबियन एवं जीरोधिस्ट इन प्रमुख थे, और जोकोबियन अनुशासित और संगठित थे, और पेरिस की भीड़ पर इनका प्रभाव था। इससे प्रमुख नेता थे दाते, रॉबेस्पियर, हीटर हीटर आदि। दूसरी तरफ जीरोधिस्ट थे, ये शिक्षित और संस्कृत लोग थे। जीरोधिस्ट थे वो शिक्षित और संस्कृत लोग थे। इन्होंने किताबी ज्ञान अधिक था, मतलब इनको किताबी ज्ञान अधिक था तथा ये व्यवहारिक राजनीतिक नहीं थे। प्रमुख नेता थे इनके स्नायर, मैडम रोला, बिसो आदि। ये समझने की बात है कि दोनों की गुट गणतंत्र की हिमायती थे, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का सम्मेलन करने में अंतर केवल स्वरूप का था। वस्तुतः जीरोधिस्तों ने फ्रांस में उदारवादी स्थान ग्रहण कर लिया था। उनका मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है, और उनका बोलना था कि अंत होना चाहिए, और अधिक समानता लाने के विरोध में थे। वह स्वतंत्रता पर अधिक जोर दे रहे थे। उधर जेकोबियन लोग मानते थे कि अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सावधानपूर्ण रवैया रखते थे। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयां। अब देखिए नेशनल कन्वेंशन के समक्ष क्या कठिनाइयां आएगी। नेशनल कन्वेंशन के सामने 3 प्रमुख समस्याएं थी: विदेशी आक्रमण, राजा के मौजूदगी और गृह युद्ध। सितंबर 1792 में फ्रांसीसी सेना ने बेल्जियम पर अधिकार कर लिया, और दक्षिण में नीस और सेवाय और उसके अधिकार में आ गए। इन विजयों से हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, पारसा और इंग्लैंड घबरा गए थे, ठीक है। अब ये लोग तो घबरा गए। अब क्या होगा, क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा भी कर दी थी कि फ्रांस का गणतंत्र, स्वतंत्र, समानता और बंधुता की भावनाओं पर आधारित है, और इन भावनाओं को प्रसार करना वो अपना कर्तव्य समझते हैं। फ्रांस जिन जगहों पर अपना आधिपत्य कायम करेगा, वहां क्रांतिकारी सिद्धांतों का आवश्यक लागू करेगा। पादरी और कुलीन की स्थिति छिन्न लोगों में होने लगी, और देश इनका विरोध करने लगा। वह देश क्रांति का शत्रु समझा जाने लगा। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश राजतंत्र देशी भयभीत हो गए थे, और अब फ्रांस की क्रांति की ना होकर पूरे यूरोप की क्रांति बन गई थी। यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए थे, और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, पारसा ने एकजुट होकर फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ, और ये गुट कई जगहों पर फ्रांस को पराजित भी किया था, और फलतः विदेश युद्ध में फ्रांस की पराजय नेशनल कन्वेंशन के समक्ष एक मुख्य समस्या बन गई थी, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्तावित पारित कर राजतंत्र के समक्ष समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, मृत्यु दंड की सजा दी गई, और राजा को वध करने पर प्रश्न। जीरोधिस्तों की नीति स्पष्ट नहीं थी, वे राजतंत्र के विरोध थे, लेकिन वध के प्रश्न पर जनमत संग्रह की बात कर रहे थे। इसके विपरीत जैकोबियंस का मत था कि राजा का देशद्रोह सिद्ध हो चुका है और उन्हें मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। अतः 21 जनवरी 1793 को लुई सोलहवें को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जैकोबियंस की अकॉर्डिंग जो है 21 जनवरी 1793 को लुई सोलहवें को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। हम देखिए जो है फ्रांस की क्रांति में जो है आपको लुई सोलहवें को फांसी पे चढ़ा दिया गया। अब लुई सोलहवें की जो है ना राजतंत्र की जो है ना किस्सा खत्म हो चुकी है। अब जो है ना यहाँ पे अब राज जो है स्वतंत्र, अब गणतंत्र की जो है शुरुआत की जाएगी। अब नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाई, आप देखिए नेशनल कन्वेंशन के समक्ष क्या कठिनाई है। नेशनल कन्वेंशन को जैकोबियन और जीरोधिस्तों के बीच संघर्ष की समान समस्या थी, समान सामना करना पड़ता था कि वस्तुतः युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था, कीमतें बढ़ गई थी, जिससे कन्वेंशन ने राहत देने के लिए विधान बनाया।
अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया और बताया गया कि अमीरों को कर्ज वसूलने का नियम है कि इन कदमों पर जीरोधिस्टों ने विरोध किया, जबकि जोकोबियन ने पेरिस की भीड़ पर मतलब पेरिस के भीड़ पर जो है आपको केनियन की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर लिया और जीरोधिस्टों का गिरफ्तार कर आतंक का राज जो बोला रीजन ऑफ टेरर की स्थापना की थी। ठीक है, आतंक की राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ और रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी और इसे क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई और जो कि जो ये था ये यहाँ पे जो है ना आपको जो है जैकाबिन्स के विरुद्ध काम करना और उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई और रॉबेस्पियर रूसों के विचार से प्रभावित था जिसके अनुसार समान इच्छा जनरल बिल की सार्वभौमिक इच्छा है। रॉबेस्पियर ने सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए विरोधों को गिलोटिन फांसी पर चढ़ा दिया, अतः सभी व्यक्ति अपने जीवन को लेकर सशक्त हो उठे। ठीक है, अब यहाँ पे सभी जो व्यक्ति थे अपने जीवन को लेकर, क्योंकि उन्होंने जो है ना फांसी पे चढ़ा दिया जोकोबियन ने, अब यहाँ पे जो आम जनता है वो भी अपने जीवन को लेकर सशक्त हो गई कि अब क्या होगा। अतः जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक का राज की समाप्ति हो गई थी। रॉबेस्पियर को फांसी दे दी गया और आतंक की राज समाप्त हो गया। तब आतंक के राज के बाद थर्मिडोरियन की प्रतिक्रिया, थर्मिडोरियन रिएक्शन हुए। उदारवादी थर्मिडोरियन नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज की व्यवस्था को भंग कर दिया और जोकोबियन को अवध घोषित कर दिया और आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया गया, जिससे कीमतों में पुनः बढ़ोतरी हो गई और सट्टेबाजों का प्रभाव बढ़ गया और प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोह हुए, लेकिन इन विद्रोह को दबा दिया गया था। नेशनल कन्वेंशन के काय राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई थी तथा ऋण न चुकाने के पर जेल भेजना संबंधित कानून समाप्त किया गया। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी देने का कानून समाप्त कर पारिवारिक जीवन को समान स्थापित किया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की दिवस एक नया पंचांग 22 सितंबर 1972 लागू किया गया। माप तौल की नई पद्धति ग्राम मीटर शुरू की गई। कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दिया गया। धनवानों पर आयकर तथा युद्ध कर लगाया गया था। धन के मामले में राज्य ने अपने धर्मनिरपेक्ष घोषित किया और पादरियों को कोई मान्यता नहीं दी गई। ठीक, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए कितना जो है ना बदलाव हो रहा है। जो फ्रांस की जो संविधान है उस संविधान में क्या क्या चीजें लिखा जा रहा है और गणतंत्र की स्थापना की जा रही है। चलिए अब अगला आते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण में 1794 से 99 ईस्वी में उदार गणतंत्र डायरेक्टरी का शासन। वस्तुतः नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण कर कार्यपालिका का उत्तरदायित्व और 5 सदस्यीय निर्देश मंडल को सौंपा। मंडल के सभी सदस्यों के अधिकार बराबर थे। प्रत्येक सदस्य बारी बारी से 3 महीने के लिए अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य कार्यकाल समाप्त होता था और उसके बदले दूसरे सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। अब यहाँ पे अदला बदली किया जा रहा है, 3-3 महीने के लिए रखा जा रहा है और 1 साल के लिए जो है ना उनका अदला बदली किया जा रहा है, एक किसी को नहीं रखा जा रहा है। और ठीक ना, इसके बाद फ्रांस के डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ जो 1795 से 1799 तक चला। अंत में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया। डायरेक्टरी का यह शासन व्यवस्थित दुखमय रहा। संचालन मंडल को सशक्त सेनाओं को नियंत्रण एवं सेना सक्षों की नियुक्ति फ्रांस की ओर से इस संधि करने का युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। संचालन मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या ये थी कि दूसरी तरफ डायरेक्टरी के सदस्यों को अनुभवहीन, अयोग्य तथा भ्रष्ट थे।
अतः डायरेक्टरी के शासनकाल के तहत तरह तरह की गड़बड़ी फैली और बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गए। दूसरी ओर विदेश नीति कमजोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक जैसे शासक नेतृत्व की आवश्यकता थी, महसूस कर रही थी कि जो देश के अंदर और बाहर शक्ति स्थापित कर सके तथा विदेश शक्तियों को परास्त कर सके। ठीक है, इस काल में नेपोलियन ने सैन्य विजय द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। अब नेपोलियन बोनापार्ट का चालू हो गया और इसने जो है ना सैन्य के द्वारा नेपोलियन पार्ट ने डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया और सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और संचालन करना चालू कर दिया। अब आता है इंपॉर्टेंट जो है चतुर्थ चरण 1799 से 1874 ईस्वी। 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस के प्रथम काउंसलर बना और 1804 ईस्वी में उसने को सम्राट घोषित किया। इस तरह नेपोलियन के तानाशाही साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। क्रांति के प्रभाव यूरोप में फ्रांस की वह देश है जिसने क्रांति के माध्यम से पुरातत्व व्यवस्था को पतन की सुनिश्चित किया और इस क्रांति का प्रभाव यूरोप तक ही सीमित न रहा, इसे समस्त विश्व की प्रभावित किया और क्रांति के नारे स्वतंत्र, समानता और बंधुता का प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। एक तरफ इसने जहां राष्ट्रवाद, जनतंत्रवाद जैसी नई शक्तियों को पनपने का मौका दिया, दूसरी तरफ आधुनिक तथा शाही और सैनिकवाद का नींव भी डाला। फ्रांसीसी क्रांति प्रभावों के निम्न बदलावों के तरफ समक्ष समझा जा सकता है। ठीक है, हम देखिए यह फ्रांस की क्रांति जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट के बाद आने के बाद से जो है ना कैसे बिल्कुल यूरोप और पूरी दुनिया पे जो है ना प्रसार का जो है ना प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, अब इससे जो है क्रांति के प्रभाव कैसे पड़ेगा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के नारे का प्रसार पूरी दुनिया में पड़ेगी। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इन तीनों शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्वरूप को आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत किया। जिस प्रकार धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में सत्यम, शिवम और सुंदरम का महत्व है, इसी प्रकार राज्य व्यवस्था में स्वतंत्रता एवं बंधुता और सहित अनेक देशों के संविधान में भावना को देखा जा सकता है। ठीक है, लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व इस बात से में है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिष्ठान किया। क्रांति ने शासन के दैविक सिद्धांतों के अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांतों को मान्यता दी और मानवाधिकारों की घोषणा की और व्यक्ति की महत्व को प्रतिपादित किया और यह भी सिद्ध किया कि सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है और शासन का अधिकार जनता से आता है। समानतावाद की स्थापित। फ्रांसीसी क्रांति ने समानती व्यवस्था पर चोट कर समानती विशेषाधिकारों का अंत किया और क्रांति की ये उपलब्धि यूरोप के अन्य देशों को प्रभावित करती रही। ठीक है, अब ये क्रांति जो है ना यूरोप के अन्य देश को प्रभावित कर रही है। साम्यवाद देखिए, अब इसके बाद जो है ना राष्ट्रवाद का प्रसार होगा। अब इसके बाद से जो है ना राष्ट्रवाद का प्रसार होगा। अब फ्रांसीसी क्रांति ने जन जन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा किया। वस्तुतः अभी तक आम जनता की शक्ति राजा के प्रति थी और फ्रांसीसी क्रांति की राजभक्ति की देशभक्ति में परिवर्तन कर दिया। इतना ही नहीं, फ्रांस के बाहर भी फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया गया और नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार को रोका। इसने नेपोलियन ने साम्राज्यवादी विस्तार को रोका था। धर्मनिरपेक्ष की भावना का प्रसार हुआ। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के धर्म का राज से अलग कर धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया गया था। धर्म व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु बन गई जिसे राज को किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करनी पड़ती थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने अलग किया और धर्म ने चर्च को अलग किया धर्म से और धर्म एक विश्वास का पात्र बनाया। सैन्यवाद का विकास। देखिए, अब यहाँ पे सैन्यवाद, फ्रांसीसी क्रांति ने सैन्यवाद को प्रेरित किया था। वस्तुतः नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिए गए। युद्ध के लिए जनता की संपूर्ण लामबंदी के लिए भी पहली अपील थी। कहा गया कि अब से जब तक गणतंत्र के प्रदेश के शत्रुओं को निकाल बाहर नहीं कर दिया जाता है, तब तक फ्रांसीसी जनता अस्थायी रूप से सैनिक सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। अभी तक युद्धों के राजा के पेशवर सैनिकों द्वारा लड़ाई जाती थी।
इसी सैन्यवाद के आगे चलकर अन्य राष्ट्रों को प्रभावित किया था, तब प्रथम विश्व युद्ध की एक महत्वपूर्ण कारक बना था। ठीक है, देखिए अभी इससे जो है ना, नेपोलियन बोनापार्ट का ये वक्तव्य रहा है कि जो है ना, फ्रांस की जनता जो है ना, जब तक अपने दुश्मनों को देश से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तब तक जो है ना, फ्रांस की प्रत्येक जनता जो है सैन्यवाद है और सैनिक है। ठीक है, आधुनिकतावाद की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने आधुनिकतावाद का उदय स्रोत माना जाता है। राब एस्पियर के आतंक का शासन उसका पहला जीता जागता सबूत है। क्रांति के दौरान अनेक नीतियों और सिद्धांतों को बदलना पड़ा था और वो असफल हुए। फलस्वरूप एक व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया जाने लगा और इसी से नेपोलियन जैसे तानाशाह का उदय संभव हुआ है। आगे चलकर इटली, जर्मनी सहित अन्य देशों में आधुनिकतावाद का पनपा और जन्म लिया और जवान हुई। ठीक है, समाजवाद का मार्ग प्रशस्त। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवाद आंदोलन के दिशा में एक प्रगतिवादी संस्था एनरेजेज के लोगों ने जनता की ओर बोलने का दावा करते हुए मांग की कि कीमतों पर सरकारी नियंत्रण हो, गरीबों की समानता हो की जाए और युद्ध खर्च को पूरा करने के लिए धनवानों पर भारी कर लगाया जाए। अधिकतम नियम लॉ ऑफ द मैक्सिमम के तहत वस्तुओं का अधिकतम मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया। 1795 ईस्वी में पेनियल सोसाइटी का गठन हुआ और उसका उद्देश्य मजदूर वर्ग के आंदोलन का सशक्त करना था और इससे संबंधित एक ट्रिब्यूनल नामक पुस्तक निकालता था। ठीक है, इन्होंने एक ट्रिब्यूनल नामक पुस्तक निकाला जिसमें संपादक जो है नोएल बुकर था। वो फ्रांस में ऐसी राज व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जो सब पूंजीवादी प्रभाव से मुक्त हो और आर्थिक समानता से परिपूर्ण हो। उसने सर्वहारा वर्ग के माध्यम से क्रांतिकारी कार्यक्रम बनाए और तथापि पेनेथियन विद्रोह का दमन कर दिया और किंतु आधुनिक समाजवाद आंदोलन का वक्तावाद में काफी प्रभावित रहा है। फ्रांसीसी क्रांति की प्रकृतिक। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की प्रकृति क्या है? अब चलिए, अब आगे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसका प्राकृतिक देन क्या था? फ्रांसीसी क्रांति की प्रकृति को क्रांति के आदेश, क्रांति के नेतृत्व में, क्रांति की प्रगति के क्रांति के दौरान लगाए गए परिवर्तन और विश्व पर पड़े प्रभावों के प्रकाश के सामने समझे जाने की जरूरत है। इस दृष्टि से क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसका प्रारंभ तो कुलीन वर्ग ने किया, फिर आगे चलकर इसका नेतृत्व मध्यम वर्ग के हाथ में आ गया। कुछ समय के लिए क्रांतिकारी तत्वों के प्रभाव में रहा, अतः एक सैनिक तानाशाह के साथ हुआ। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति यह विशाल नदी की तरह थी जो उच्च पर्वत शिखर से प्रारंभ होकर मार्ग अपने बदलते हुए अनेक छोटे छोटे पर्वतों के लांघती हुई कभी तीव्र गति से तो कभी मंद गति से प्रवाहीन रही। देखिए, ये जो क्रांति कैसे जो है पनपी बढ़ी और बिल्कुल जो है ना पूरे विश्व को जो है ना इस क्रांति का प्रभाव देखा गया। यूरोप में ही नहीं, एशिया में भी देखा गया और जो है ये अफ्रीका में भी देखा गया। मतलब हर कंटिनेंट में इसका प्रभाव पड़ता चला गया। क्रांति का मध्यम वर्गीय स्वरूप। देखिए, अब क्रांतिकारी का मध्यम स्वरूप क्या है? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआ क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, क्रांतिकारी के मध्यम वर्गीय स्वरूप क्या है। ठीक है, आप लोगों को बता रहा हूं ना। अब ये टॉपिक जो है, क्रांति का प्रथम चरण नेतृत्व तृतीय स्टेट के बुर्जुआ के हाथों में था। मध्यम वर्गीय नेतृत्व ने निजी संपत्ति को ध्यान में रखते हुए कुछ सिद्धांत भी लगाए। वस्तुतः समानतावाद के अंत की घोषणा तो कर दी गई, किंतु समानती व्यवस्था को यूं ही नहीं जोड़ा गया, बल्कि अनुमानित की क्षतिपूर्ति करने के बाद ही किसान किसी उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते थे। मानवाधिकारों की घोषणा में मध्यम वर्गीय प्रभाव देखा जा सकता था। संपत्ति के अधिकार को मनुष्य के नौसंग्रिक अधिकारों को श्रेणी में रखा गया जो कि बुर्जुआ हितों के संरक्षण से संबंधित था।
इसी प्रकार वैक्स मताधिकार की बात की गई थी, किंतु संविधान के नागरिक शब्द का अत्यंत संकुचित अर्थ के प्रयोग किया गया। नागरिक को सक्रिय व निष्क्रिय नागरिकों के रूप में विभाजित किया गया था। सक्रिय नागरिक के ये थे जो कम से कम 3 दिन के आय रकम प्रत्यक्ष कर के रूप में अदा करते थे और सिर्फ उन्हें ही मत देने का अधिकार था। प्रतिनिधित्व होने के लिए संपत्ति की योग्यता का भी निर्धारण किया गया था। देखिए यहाँ पे भी कितना भेदभाव किया गया, ये भी उन्हीं लोगों के लिए, कुलीन सामंती वर्गों के लिए जो है ना। ये धनी त्याग की राजनीतिक क्रियाकलापों के भाग लेते थे और इनका मतलब ये था कि धनी लोग मध्यम वर्ग से जुड़े थे। इस तरह फ्रांसीसी क्रांति ने जन्म पर अधिकारित भेदभाव से नष्ट किया, परंतु उसकी जगह पर प्राचीन सामंतवादी के बदले धर्म पर आधारित नए सामंतवादी प्रभाव प्रभुत्व हुआ। देखिए अब यहाँ पे भी नए सामंतवादी धर्म के आधार पे। क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने निरंकुश सरकार द्वारा किए गए ऋणों की बात की, किंतु उन्हें ऋण को माफ करने की बात किसी ने नहीं की थी। इसका कारण ये था कि ऋण सरकार को बुर्जुआ वर्ग ने दिया था। इस प्रकार ने चर्च की संपत्ति को तो जब्त किया गया, परंतु उसके भूमिहीन को नहीं बांटा गया, भूमि को नहीं बांटा गया था, ना भूमिहीन किया गया था। जमीनों को सर्वाधिक उचित कीमतों पर बेचा गया और इस जमीन को खरीदने की क्षमता मध्यम वर्ग के पास थी। फ्रांसीसी क्रांति ने मजदूरों के हितों को नजरअंदाज किया और सामरिक आंदोलन को प्रोत्साहित किया। क्रांति के दौरान सामरिक वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किंतु बुर्जुआ नेतृत्व को उनकी बढ़ती स्थिति मजबूर नहीं थी। अतः नेशनल असेंबली ने निरंकुश राजतंत्र युग में निर्मित कानूनों को पुनः लागू कर दिया था, जिसके तहत सभी सामरिक संघ संबंधित कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिए गए और गिल्डों के गैर कानून घोषित कर दिया गया था। देखिए जो है ना, यहाँ पे भी जो है ना, अभी भी समानती मतलब नई तरीके से समानतीवादी व्यवस्था को लागू किया गया। अभी जो है ना, बुजुर्ग वर्ग के हाथ में है, सर्वहारा वर्ग के हाथ में, निम्न वर्ग के हाथ में अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भाई अब आगे जो है क्रांति का मध्यम वर्गीय स्वरूप। अब यहाँ पे है जो है ना, क्रांति के जो है ना मध्यम वर्गीय स्वरूप क्या है। अब इसमें देखिए नेशनल असेंबली में बुर्जुआ की प्रधानता थी और उससे जीरोधिस्ट जोकोबियन भी बुर्जुआ वर्ग से संबंधित थे। जोकोबियन ने सर्वहारा वर्ग के हितों की बात कही थी, परंतु आतंक के राज की स्थापना से बुर्जुआ हितों को ये ऊपर रखा गया था और सामरिक प्रतिक्रियाओं को दबाते हुए सेना की सहायता की गई थी। डायरेक्टरी के शासन में मध्यम वर्गीय हितों के प्रमुखता दी गई थी। संचालन मंडल ने जिस भी सदनीय विधायिका का निर्माण किया, उसके सभी सदस्य मध्यम वर्गीय बुर्जुआ बुद्धिजीवी थे। ये मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी थे। किसका सदनीय विधायिका का निर्माण किया था? ये किसने किया था? डायरेक्टरी के शासन में हुआ था। नेपोलियन के सुधारों पर भी मध्यम वर्गीय वर्ग बुर्जुआ वर्ग प्रभाव देखा जा सकता है। इसने बुर्जुआ हितों के संरक्षण रखते हुए अपनी विधि संहिता में स्थापित कर अधिकारों को सुरक्षित रखा था और कुलीन के अपेक्षाकृत व्यापक अधिकार दिए गए थे और उसके व्यापार और वाणिज्यिक सुधारों का आपदा मध्यम वर्ग को ही मिला था। इस तरह क्रांति के स्वरूप को मध्यम वर्गीय तत्व दिखाई देता है, किंतु क्रांति के विश्लेषण से यह पता चलता है कि क्रांति मध्यम वर्गीय तत्वों के साथ कृषक, मजदूर, महिलाओं और सहभागिता इस तरीके से यह मात्र मध्यम वर्गीय क्रांति नहीं थी, अपितु एक लोकप्रिय क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। अब आइए विश्व व्यापारिक स्वरूप। विश्वव्यापी जो है स्वरूप, इसमें क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति एक विश्व व्यापक चिंतक के लिए हुई थी, मतलब विश्वव्यापी चिंतन के रूप में हुआ था। क्रांति ने 1789 में मनुष्य तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा की, जिसके तहत कहा गया था कि जन्म से समान पैदा होने के कारण सभी मनुष्यों के समान अधिकार मिलना चाहिए और ये सभी देशों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, सभी समय के लिए और उदार स्वरूप सारी दुनिया के लिए। यह घोषणा सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं वरना यह हर जगह के लिए है।
और उन सभी लोगों की भलाई के लिए जो स्वतंत्र होना चाहते हैं तथा निरंकुश राजतंत्र एवं सामंतवादी विशेष अधिकारों के भोग से मुक्ति पाना चाहते हैं। देखिए पूरे विश्व में तो कही गई थी बात, मगर उस टाइम में तो भारत जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य के गुलामी के जंजीर में जकड़ता जाला जा रहा था, मगर उस टाइम में जो है ना भारत पे इसका कोई असर नहीं पड़ा था। ये सिर्फ यूरोप के देशों पे ही इसका फ्रांसीसी क्रांति का असर पड़ा हुआ था। ये जरूर आप लोग हाईलाइटेड कीजिएगा। नेशनल असेंबली द्वारा 1700 के पहला जो है पहली आपको जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की हुई थी, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम करते हैं। और ये कहा आपको 1792 और 1600 जो है आपको 89 से आपको जो है चालू हो जा रहा है, ठीक ना। 1789 से चालू हो रहा है आपको 1799 तक, और उधर उससे 1789 से पहले जो अमेरिकन क्रांति को आपने देखा होगा, तो वहां पे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अधिपत की भारत में। अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गुलामी के दौर अपना जो है ना अपना साम्राज्य फैला ही रही है, तो भारत पे फ्रांसीसी रिवोल्यूशन का फ्रेंच रिवोल्यूशन का कोई असर नहीं पड़ा है, याद रखिएगा लो आप। नेशनल असेंबली द्वारा 1792 ईस्वी में कंपेन नामक अंग्रेज नामक ने फ्रांसीसी नागरिक की उपलब्धि दी गई है और उसे नेशनल कन्वेंशन की प्रतिनिधित्व भी चुना गया था। इस प्रकार क्रांति के दौरान यह विचार आया कि क्रांति को अस्थायी और सुदृढ़ रखने के लिए इसे यूरोप के देशों में विस्तारित किया जाए, और एक ऐसे युद्ध की कल्पना की गई जिसमें फ्रांसीसी सेना पड़ोसी देशों के में प्रवेश कर वहां के स्थानीय क्रांतिकारियों से मिलकर राजतंत्र के अपदवस्थ और गणतंत्र की स्थापना की जाए। फ्रांस की क्रांति मात्र एक राष्ट्रीय घटना नहीं अपितु सिद्धांतिक स्वतंत्र समानता एवं बौद्धता के नारों से संपूर्ण यूरोप गूंज उठा था, और क्रांति के प्रभाव से इतने दूरगामी रहे कि समस्त यूरोप इसे आच्छादित हुआ। अगर फ्रांस का जुकाम होता था तो सारा यूरोप को जुकाम लग जाता था। तो ये जो है ना फ्रांस की क्रांति यूरोप की क्रांति को काफी महत्वपूर्ण थी यूरोप के लिए। और फ्रांस की क्रांति जो है ना यूरोप में अपने प्रभाव को पूरा बिल्कुल जोर लगा दिया था कि अगर फ्रांस की अगर जो है सर्दी जुकाम होता था तो पूरा यूरोप छींकता था, ठीक है। क्रांति सुनिश्चित जो हुई कैसे हुई, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति रूसी क्रांति के समान सुनिश्चित नहीं थी, ठीक है। वस्तुतः रूसी क्रांति बोल्शेविक द्वारा सुनियोजित था और उसका उद्देश्य सत्ता हासिल कर सर्वहारा का शासन स्थापित करना था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति शुरू में आतंक तक घटनाओं और परिस्थितियों की शिकार रही, और घटनाएं इस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह से क्रांतिकारी चाहते थे, बल्कि घटनाएं तो क्रांतिकारी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया था, ठीक है। स्टेटस जनरल की बैठक में यदि तृतीय स्टेट की अन्य बात कही जाए तो स्टेट ने मान ली थी कि क्रांति का सुख दुख होता इसी प्रकार आतंक का राज और डायरेक्टरी के शासन की सुनियोजित रूप से नहीं चले। इस दृष्टि से यह क्रांति अव्यवस्थित थी। सामाजिक क्रांति के रूप में फ्रांसीसी क्रांति मूल रूप से तत्कालीन फ्रांसीसी समाज के जो बोला जाए आपको दुर्व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण कारक थी। पूरा समाज विशेष अधिकार प्राप्त और अधिकार विहीनी वर्ग में विभक्त था। कृषकों में स्थिति करों के बोझ से काफी दयनीय थी तथा दूसरी तरफ समानती एवं चर्च के हस्तक्षेपों के कारण जो है फ्रांस का स्थिति बहुत दयनीय और शोषण का शिकार होना पड़ता था। मतलब जो है मजदूरों को, किसानों को। इस स्थिति में क्रांति को राह दिखाई और क्रांतिकारी ने इसी असमानता के विरुद्ध आवाज बुलंद की और स्वतंत्रता समानता बौद्धता का नारा दिया, और क्रांति के दौर में समानतावादी के अंत की घोषणा की। विशेष अधिकार के खत्म कर दिए गए। अब अधीनतावादी स्वरूप फ्रांसीसी क्रांति ने सर्वधारण की भागीदारी रही, किंतु उसके हितों को नजरअंदाज कर किसी ऐसे व्यक्ति के सिद्धांतों को इच्छाओं की प्रधानता की वस्तु क्रांति के दौरान रॉबेस्पियर के नेतृत्व में एक तानाशाह सरकार का अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई थी, और आगे चलकर नेपोलियन ने भी अधीनतावाद की स्थापना की थी। प्रगतिशील क्रांति के रूप में फ्रांसीसी क्रांति वह है कि पुरातत्व व्यवस्था को व्यापक तमाम विकृतियां
विसंगति एवं बुनियादी दोषों के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिक्रिया क्रांति के निरंकुश राजतंत्र समानता पर आधारित। फ्रांसीसी समाज विलासी पूर्ण पादरी वर्ग तथा आर्थिक दिवालियापन का संकट से जूझ रहे थे और कुशासन का अंत कर फ्रांस के प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया था। इस दृष्टि से प्रगतिशील क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। मानव अधिकार की घोषणा, स्वतंत्रता, समानता और वैधता बद्धता के नारे तथा राष्ट्रीयता की विचारधारा का समानता, समस्त विश्व के नारे राजनीतिक अधिकारों को लेकर जन आंदोलन होने लगे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का भावना को प्रोत्साहन मिला और धर्म और राजनीति के पृथक्करण का पहली बार इस क्रांति में ही देखा जा सकता है। देखिए, इस क्रांति से ही है ना जर्मनी और इटली का एकीकरण की भावना जो उत्पन्न हुई थी और विश्व में बद्धता, सामाजिक समानता की बात कही जाती है और स्वतंत्रता गणतंत्र की बात बोली जा रही है। ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति का जो है ये रूप रहा। अब आगे आइए, आगे का जो है आपका टॉपिक है फ्रांस में ये क्रांति क्यों हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्रांति है, ये टॉपिक है और ये जो है मेंस में आपको यूपीएससी में बार बार पूछा हुआ है। विश्व, देखिए अब ये क्या है, विश्व में जो है ना फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव और फ्रांस ही क्यों मार्ग प्रस्तुत किया था। वैसे यूरोप में भी तो और भी बहुत सारे कंट्री थे, वहां भी हो सकता था, मगर हुआ क्यों नहीं, चलिए इसका हम देखते हैं आज। विश्व इतिहास में फ्रांस की राज क्रांति की विशिष्ट महत्व प्राप्त है। यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इससे न केवल फ्रांस बल्कि यूरोप के जनजीवन में अमूल्य परिवर्तन ला दिया था। इससे सदियों से चली सामंती व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रस्तुत किया था। राजतंत्र की निरंकुशता समाप्त हुई थी। लोकतंत्र वातावरण के लोगों ने चैन की सांस ली थी। इस समय हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि 1789 में क्रांति का सूत्रपात अन्य यूरोपीय देशों में ना होकर फ्रांस के देश में ही क्रांति की बीज क्यों पड़ी थी। 18वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रीय का मतलब देखिए, यूरोप के दूसरे देशों में जो है ना क्रांति का बीज ना पड़ के फ्रांस में ही क्रांति की बीज पड़ी थी। 18वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उस समय फ्रांस की जो स्थिति थी उससे भी बदतर अन्य यूरोप की राष्ट्र की निरंकुश राजतंत्र, सुविधा युक्त वर्ग और करों की असहनीय भार से दबा हुआ था। साधारण वर्ग प्राय सभी यूरोपीय देश में मौजूद थे। कुछ राज्य की स्थिति तो फ्रांस से भी अधिक विकृति और फ्रांस की कृषक तथा अन्य यूरोपीय राज्य से भी खराब थे। फिर भी क्रांति इन देशों में ना होकर पहले फ्रांस में ही हुआ। इसका प्रमुख कारण था कि फ्रांस के लोगों ने अपनी स्थिति के प्रति जागरूक की क्रांति के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं रखी थी और ना ही इसका, देखिए, कोई शर्त नहीं रखी थी और ना ही इसका कोई जो है ना वक्तव्य या कोई एक टाइम पीरियड रखा था और ना ही इसका कोई विस्फोट उस देश में हुआ जहां के लोग अत्याचार, आचरण और शोषण के शिकार हो। समृद्ध और अत्यंत देशों में भी क्रांति हो सकती थी, बशर्ते कि उसके निवासी ये महसूस करे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। फ्रांस की जनता ने इस अन्याय को महसूस कर रही थी और उसे दूर करने के लिए सोचती थी। वहीं ऐसे अनेक दार्शनिक और लेखक पैदा हुए जिन्होंने अपनी लेखों द्वारा इन कष्टों के तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। ठीक है, आकर्षित किया। इसके बावजूद फ्रांस ने सर्वप्रथम लुई 16वें के खिलाफ क्रांति हुई। इस क्रांति का अनेक कारण मिल जाते हैं। फ्रांसीसी सामंतों का बदला हुआ स्वरूप और किसानों के उन्नत व्यवस्थाओं में फ्रांसीसी किसानों के उन्नत अवस्थाओं में समानतावाद का बदला हुआ स्वरूप था। ऐसा कारण था जिसके चलते फ्रांस में सर्वप्रथम राज क्रांति हुई थी। यूरोपीय देश के किसान अभी उदारवादी की स्थिति में थे और फ्रांस में किसान स्वतंत्र हो चुके थे। उनके पास अपनी जमीन, अपना मकान, इसकी सुविधा के बावजूद समानता, एक समान सेवाओं का अंत नहीं हुआ था। उन्होंने आमदनी बढ़ानी होगी क्योंकि आमदनी का एक बड़ा हिस्सा समान कर के रूप में कर चुकानी पड़ती थी। फिर भी इसी स्थिति अच्छी थी। पैसे बचाकर जमीन खरीद लिया करते थे और जमीन खरीदने से भूख निरंतर बढ़ती जा रही थी। इस समान कर का बेरोजगारी बाधक थे, अतः समानती पेशाओं के हटाने की बात सोच रहे थे
और मध्यम वर्ग के नेतृत्व में उन्होंने बल दिया था और 1789 में उन्होंने विद्रोह कर दिया था। आपने देखा ना कि कैसे जो है ना उन्होंने ये किया और फिर वहां पे विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो ये जो है फ्रांस में जो है ना मेन कारण होने के फ्रांस के लोग अमेरिकन क्रांति से सीख ले चुके थे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अब अगले टॉपिक जो है, अगला इसका पॉइंट क्या होगा। फ्रांस में उदारवाद निरंकुशता का परंपरा का प्रभाव अभाव था, ठीक है। फ्रांस में उदार निरंकुशता का परंपरा का अभाव। अन्य यूरोपीय देशों में निरंकुश राजतंत्र था, परंतु वहां के सम्राटों ने समय अनुसार अपनी निरंकुशता परंतु वहां के कमी कर दी गई थी। और पारसा का राजा फ्रेडरिक अपने समान समय का महान जो है फ्रेडरिक जो था अपने समय का प्रबुद्ध मतलब महान प्रबुद्ध प्रशासक था, जिसके अनुसरण यूरोप के अन्य देशों के रूप में जर्मनी, इटली, स्पेन आदि ने किए थे। आर्थिक, भौतिक तथा अन्य क्षेत्रों में अत्यंत करने का मतलब उन्नत करने का संभव प्रयास किया, परंतु फ्रांस ने इस तरह की उदार निरंकुशता का अभाव था। वहां के राजा जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि अधिक टैक्स वसूलना और जनता के शोषण करना और उनकी नीति बन गई थी। इस कारण फ्रांस की जनता ने उब गई थी और इसलिए फ्रांस की जनता ने निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करना चाहती थी। मध्यम वर्ग की जागरूकता। फ्रांस में इस समय प्रथम क्रांति के कारण वहां मध्यम वर्ग के काफी परेशान थे। अन्य देशों में मध्यम वर्ग भी थे, परंतु वो फ्रांस की तरह संस्कृत, धनी एवं शिक्षित नहीं थे। उनमें से शक्ति का अभाव था, वो राजा के खिलाफ बगावत करने को सोच नहीं सकते थे। फ्रांस के मध्यम वर्ग के लोग अनेक कारणों से अपने सम्राट से असंतुष्ट थे और अपनी रक्षा के लिए राजा का सत्ता पर अंकुश लगाने की उतावले हो रहे थे। अन्य यूरोप राज्य में इस तरह की स्थिति का अभाव था तथा देश में नेतृत्व करने वाला कोई वर्ग नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, ठीक है। फ्रांस के जागरूक मध्यम वर्ग तैयार था। अत्यंत समय प्रथम फ्रांस में ही क्रांति हुई थी। कुलीन वर्ग की अनुपयोगिता मतलब कुलीन वर्ग का अनुपयोगितावाद मतलब उन्होंने कैसे कुलीन वर्ग को पहले विशेष अधिकार इसलिए दिया गया था कि वे शासन चलाने में राजा की मदद करे और वे जनता की रक्षा करे, परंतु मतलब जो बोला जाए धीरे दो यह कार्य राजा के कर्मचारी करने लगे और फलतः कुलीनों की उपयोगिता समाप्त हो गई थी और इसे विशेष अधिकार से किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई थी। इसलिए किसान और मध्यम वर्ग के लोगों ने कुलीन वर्ग की घृणा करने लगे। अन्य देशों में ऐसी बात नहीं थी, वहां अभी भी कुलीन की उपयोगिता बनी हुई थी। दार्शनिकों का प्रभाव 18वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में वैदिक हलचल मची हुई थी। दार्शनिक, विचारक, वैज्ञानिक सभी देशों के विद्वान, परंतु उनमें से प्रमुख फ्रांस के विचारक जिन्होंने क्रांति को मनोविज्ञान आधार पर प्रस्तुत किया था। उन्होंने समाज में व्यापक बुराइयों को भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कुछ जनता को वाणी दी। इस तरह प्रयास अन्य देशों में नहीं किया जा सकता था। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो आदि विचारकों का क्षेत्र में फ्रांस था। ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस इस तरह के विचारक नहीं थे। यूरोप के अन्य देशों में लोगों उनकी वास्तविक स्थिति बताने वाले और उनके संतोष पैदा करने वाले दार्शनिकों का कोई वर्ग नहीं था। फ्रांस में क्रांति होने का एक प्रमुख कारण था। देखिए पर बोला ना वहां पे कितने सारे जो है ना फैक्ट फ्रांस में हुए क्रांति होने के लिए, क्योंकि मार्ग मिलता गया, प्रस्तुत हो गया, उनको जो है दिशा निर्देश मिलता गया और क्रांति का स्वरूप तैयार होता गया। राजनीतिक सहभागिता का अभाव। इंग्लैंड में जब मध्यम वर्ग में जागरूकता आई तो उसे देश की राजनीतिक में भाग लेने का अवसर दिया गया, परंतु फ्रांस में के साथ ऐसी बात नहीं थी। फ्रांस का मध्यम वर्ग अपने सम्राटों से काफी असंतुष्ट था, उसकी अपेक्षा की जाती थी। शिक्षित तो होने के बावजूद उन्होंने किसानों की कुलीनों की तरह भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्हें असंतुष्ट होकर क्रांति का नारा बुलंद किया था। अयोग्य राजा तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था केंद्रित थे, लेकिन राजा अयोग्य था। प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यूरोप के अन्य देशों में निरंकुश शासन तो थे, परंतु राजा योग्य थे
और शासन पर उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण था। फ्रांस का मध्यम वर्ग इस फ्रांसीसी भ्रष्टाचार को महसूस कर रहा था तथा इसलिए वह विद्रोह करने के लिए तैयार था। राष्ट्रीय भावना का उदय। इस समय यूरोप में तेजी से राष्ट्रीय भावना का उदय होने लगा था। संपूर्ण यूरोप में फ्रांस ही एक ऐसा देश था जहां एक राष्ट्र भावना का पूर्ण अभाव था। इसके चलते इस समय प्रथम फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव। 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव हुआ, जिसे अमेरिका के लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और फ्रांस के सैनिक को भी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का अवसर मिला था। अतः उन्होंने यह महसूस किया था कि इसके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति संभव हो सकता है। फ्रांस लौटने पर उन्होंने देखा कि जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अमेरिका में युद्ध किया, उसी स्वतंत्रता का फ्रांस में पूर्णतः आवश्यक है, अभाव है और फ्रांस में क्रांति की आवश्यकता है। अतः वो यहाँ की क्रांति के लिए बेचैन हो उठे और युद्ध के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। यूरोप के अन्य देशों में ऐसी बात नहीं थी। फ्रांसीसी सभ्यता की श्रेष्ठता। फ्रांस में ही क्रांति होने का एक विशिष्ट कारण यह था कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अन्य यूरोप की सभ्यता और राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक समृद्ध और वैभवपूर्ण थी। शासन व्यवस्था की दृष्टि से फ्रांस का शासन अत्यधिक सुव्यवस्थित और फ्रांस के संपूर्ण यूरोप सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। संपूर्ण यूरोप में पेरिस साहित्य एवं चिंतन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और जनमत अन्य यूरोप राज्यों की अपेक्षा अधिक जागृति और रचनात्मक। इन सभी कारणों के फलस्वरूप 1789 ईस्वी में अन्य यूरोपीय राज्य की क्रांति न होकर सर्वप्रथम फ्रांस में ही क्रांति हुई थी। चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग ही, ठीक है।